अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का और इसका पार्ट 1 है और ये हमारे पास आउटलाइन है। आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर 2 ब्लॉक डायग्राम क्या होती है और फ्लो चार्ट क्या होता है, और एंड पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं और आपके लिए कौन सी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको लर्न करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होगी तो इसका मतलब है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप कोड कर सकते हैं, बेशक वो C++ हो, वो पाइथन हो, वो जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, किसी भी लैंग्वेज में आप कोडिंग कर सकते हैं अगर आपका ये वाला पार्ट अच्छा होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक प्रॉब्लम दिया जाए जिसको आपने सॉल्व करना है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं किसी प्रॉब्लम की बात करता हूं तो मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात करता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने कैलकुलेटर बनाना है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको बताया जाए कि यह बैंकिंग सिस्टम बनाना है जिसमें लोग जो है अपने करेंसी जो उनकी अमाउंट है वो डिपॉजिट करें, फिर उनको विथड्रॉ करें, फिर बैलेंस चेक करें। तो एक जस्ट लाइक अ रियल एप्लीकेशन है, क्योंकि अभी आपका पहला कोर्स है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। जैसे जैसे आप सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में जब जाएंगे वहां पर आप जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी से अच्छी हो गई, इस पर आपने वर्किंग स्टार्ट कर दी, तो आप किसी भी किस्म का कंप्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको स्टार्ट में थ्योरी पढ़ाऊंगा और एंड पर फिर आपको मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगा जो कि आपने करने हैं, और वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने से पहले आपने खुद करना है उसको। ऐसा नहीं करना कि वो प्रॉब्लम देख लिए और इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया कि इसका क्या सोल्यूशन होता है। ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसे करेंगे तो कभी भी आपकी लर्निंग नहीं होने वाली। ठीक हो गया। अब देखें, लेट्स सपोज आपको एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि यार आपके पास 1 घंटा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मेरा ख्याल में कम से कम आपको जो 40 मिनट्स टाइम है, 40 मिनट का टाइम वो आपको स्पेंड करना है इसकी टेक्निक फाइंड करने के लिए कि इस प्रॉब्लम में गिवन क्या है, आपको फाइंड क्या करना है और कौन सा मेथड है जिससे आप इसको फाइंड करेंगे। यानी बेसिकली आप एक एल्गोरिदम बनाएंगे, एक आप स्टेप्स लिखेंगे कि पहले स्टेप में मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, और तब ही जाकर आप उसको कोड कर पाएंगे। अगर आपका ये वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा ना तो फिर 20 मिनट में आप इजीली कोडिंग कर सकेंगे। यानी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें उस प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट कर लेंगे अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला मेथड अच्छा हो जाएगा। तो इब्राहिम लिंकन है, यूएस प्रेसिडेंट था, तो उसको किसी ने बोला कि अगर आपको 1 घंटा का टाइम दिया जाए, 1 आवर टाइम, और आपके पास एक ट्री है, ठीक है, आपके पास एक दरख्त है और उस दरख्त की आपने कटिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे? तो उसने कहा मैं 45 मिनट जो है, जो मेरे पास कुल्हाड़ी होगी, ठीक है, उसको मैं तेज करूंगा, या जो आरी है या कुल्हाड़ी है, जो भी औजार है, उसको 45 मिनट में शार्पन करूंगा, और जो बाकी 15 मिनट रह जाएंगे उस 15 मिनट के अंदर मैं उस ट्री को कट करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन सोचो कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे टैकल करोगे, क्या टेक्निक अप्लाई करोगे, उसके स्टेप्स क्या होंगे, उसके बाद फिर आप उसको कोडिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, इस वजह से मैंने इतना टाइम इस पर लगा दिया, ये इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और इस पर मैं आपको 2 एग्जांपल्स कराऊंगा इस लेक्चर में, और बहुत सिंपल सी एग्जांपल होंगी। आपको मैंने तैयार करना है एक अनसीन प्रॉब्लम के लिए, आपको तैयार करना है। एक और चीज आप याद रख लें, कुछ टीचर्स जो सारी की सारी गेम होती है ना, स्कोर की, मार्क्स की, जीपीए की, लर्निंग की, वो टोटली डिपेंड करती है आपके टीचर पर, क्लास टीचर पर। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो वो क्लास में पढ़ाते हैं, एग्जाम में वही आ जाता है। ठीक है, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो वो क्लास में पढ़ाते हैं, उसमें से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता, नॉट इवन अ सिंगल एग्जाम्पल जो उसने क्लास में कराई। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उस टीचर की मेंटालिटी ये होती है कि मैंने बच्चों को कंसेप्ट दे दिया, अब ये अनसीन प्रॉब्लम करने के काबिल हो गए हैं। अब अगर स्टूडेंट ने सिर्फ उसी को फोकस किया जो उसने क्लास में पढ़ाया, बस वही याद कर लिया या उसको कंसेप्ट को समझ लिया, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं की, तो वो एग्जाम में फिर फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस वजह से जब भी टीचर क्लास में पढ़ाए तो अनसीन प्रॉब्लम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी आपका अच्छा ग्रेड आने की। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं 2 एग्जांपल से, जिसमें हम ब्लॉक डायग्राम भी कवर कर लेंगे और फ्लो चार्ट भी कवर कर लेंगे, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम बाद में देखते हैं। तो प्रॉब्लम 1 है, लेट्स सपोज बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, हमने 2 नंबरों को ऐड करना है। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, राइट अ कोड टू ऐड 2 नंबर्स। अब फॉर एग्जांपल कोड को भूल जाए, क्योंकि कोड के नाम के भी हमने कोई चीज नहीं पढ़ी।
ठीक है। अब सबसे पहला काम जो ब्लॉक डायग्राम वहां पर लिखा होता है, अगर मैं इसको ब्लॉक में रिप्रेजेंट करूं, याद रखें ब्लॉक एक सिस्टम का होता है और हर सिस्टम की इनपुट होती है। इसको फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर कह लें कि ये कंप्यूटर सिस्टम आपके पास है और देखें हमने क्या करना है, कोड लिखना है जो कि कितने नंबरों को ऐड करेगा, 2 नंबर्स को ऐड करेगा। यानी ये एक ऐसा ब्लॉक होगा, इसमें ऐसा कोई कोड होगा जिसकी जो इनपुट है वो 2 नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक नंबर हमारे पास ए है और दूसरा नंबर हमारे पास बी है। ये आपके इनपुट नंबर्स हो गए। यहां पर हम लिख देते हैं आईपी, इसका मतलब है इनपुट। तो आउटपुट क्या होगी, ऐड। ऐड का मतलब है कि हमें सम चाहिए, तो यहां पर सी लिख देते हैं या एस लिख देते हैं, एस स्टैंड फॉर सम। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए एस इज इक्वल टू ए प्लस बी। यानी हमने यहां पर ऐसा कोड लिखना है जो कि 2 इनपुट नंबर को क्या कर दे, प्लस कर। तो ये देखें ब्लॉक डायग्राम है, ये मैंने ब्लॉक डायग्राम बना दी इस प्रॉब्लम की जो कि 2 नंबरों को इनपुट ले रहा है यूजर से और आंसर में दोनों का सम डिस्प्ले कर रहा है। तो ये होगी ब्लॉक डायग्राम। अच्छा लेट्स सपोज हमने यही काम कंप्यूटर में करना होता तो उसमें ब्लॉक डायग्राम पर कैसे आपको नजर आती, उसमें आपको ऐसे नजर आती, लेट्स सपोज ये आपका कंप्यूटर है और आपको पता है कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड आपका कौन सा डिवाइस होता है जी, इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि हम वहां पर नंबर इंटर कर सकते हैं आराम से। तो इनपुट डिवाइस है, इस इनपुट डिवाइस से हम 2 नंबरों को इंटर करेंगे कीबोर्ड में, एक नंबर ए होगा बी, और जो आउटपुट होगी वो हमें कहां नजर आएगी, हमें स्क्रीन पर नजर आएगी। ठीक है, तो स्क्रीन हमारी क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। अब लेट्स सपोज मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, अब ए कोई नंबर होगा, लेट्स सपोज ए 2 नंबर है और बी लेट्स सपोज 5 नंबर है। जब मैं प्रेस करूंगा तो कंप्यूटर के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं जो कि इसको प्रोसेस करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लॉक होता है ना उसको हम कहते हैं ALU। ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या आपने 2 नंबरों को डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना, उसको मॉड्यूल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ये करता है जी आपका मेन जो प्रोसेसिंग है, दोनों को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 2 + 5 ये करेगा। और मजे की बात है कि इसको कौन बताएगा एडिशन, क्योंकि जब हम कीबोर्ड से इंटर करेंगे हम पहले 2 इंटर करेंगे, फिर हम प्लस का सिंबल इंटर करेंगे और फिर हम 5 करेंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या सिंपल हम 2 नंबरों को देंगे, क्योंकि उस कोड में हमने एडिशन करनी है। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा प्लस इंटर हुआ है, इसकी यहां पर एक होता है लॉजिक यूनिट। ठीक है, कंट्रोल लॉजिक कहते हैं इसको, कंट्रोल लॉजिक यूनिट। ये कंट्रोल लॉजिक यूनिट इसको बताता है कि एडिशन करनी, ALU को बताता है। और ये जो नंबर्स हैं ये कहां पर स्टोर होते हैं, ये मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो ये देखो मैंने 3 ब्लॉक यहां पर बना दिए, ये तीनों ब्लॉक आपस में कनेक्टेड होते हैं इस तरह करके। ठीक है, कि लॉजिक यूनिट जो कंट्रोल यूनिट लॉजिक है उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि आपने ऐड करना है इन 2 नंबर्स को। ये 2 नंबर कहां पर पड़े हैं, मेमोरी में। और ये जो तीनों ब्लॉक्स है ना, ये सारे के सारे ब्लॉक्स किस में बंद है, CPU को, CPU के अंदर। ये जो बड़ा ब्लॉक मैंने बाहर वाला बनाया ये CPU है, इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। इसमें 3 ब्लॉक हैं, एक ALU ब्लॉक है जो कि एडिशन कर रहा है, क्योंकि लॉजिक जो कंट्रोल लॉजिक है उसको एडिशन का सिग्नल मिला, तो ये नंबर कहां से उठाएगा, मेमोरी में उठाएगा, सम करेगा और दोबारा किस में स्टोर कर देगा, मेमोरी में स्टोर कर देगा। ये जो मेमोरी है बाय डिफॉल्ट जब हम मेमोरी कहें तो उसको हम रैम कहते हैं। तो मेमोरी डिफरेंट होती है, इसमें कैशे मेमोरी होती है जो प्रोसेसर के बिल्कुल पास होती है, रैम थोड़ी सी दूर होती है। तो ये ब्लॉक लेवल पर मैंने इस प्रॉब्लम को ज्यादा डिटेल से बता दिया, तो इतने ही आपके लिए फिलहाल काफी है। अगर आपको ये समझ आ गई ना कि एक प्रॉब्लम को ब्लॉक की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी ब्लॉक डायग्राम, तो इतना ही आपके लिए काफी है। अब हम मेन काम करते हैं। हमें पता चल गया कि हमने 2 नंबर लेने हैं, उनको ऐड करना है और आंसर को डिस्प्ले करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे जो पहला काम है वो होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, याद रखें अगर आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई, ये प्रॉब्लम तो खैर बहुत ही सिंपल था, तो इसका मतलब है 50% काम आपका हो गया। बाज़ का जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं तो स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि पूछा क्या गया है। तो जब आपको ये भी नहीं पता चलता, क्योंकि स्टेटमेंट लेट्स सपोज 4, 5, 6 लाइनें आपको दे दी जाएं, तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि ये इतना लंबी लाइनें हैं, मुझे समझ नहीं आ रही करना क्या है। तो जब समझ नहीं आएगी तो आप, इसका मतलब है स्ट्रगल करेंगे उसको कोड करने में। तो उसका आसान तरीका क्या होता है, आप उस बड़े प्रॉब्लम के छोटे छोटे पीसेस कर लें। अच्छा इस पार्ट में ये करना है, इस पार्ट में ये करना है, इस पार्ट में ये करना है। तो जब आप पार्ट्स करके करेंगे ना फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखिए क्या 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 पार्ट्स हैं। हम एक पार्ट है कि हमने एडिशन करनी है नंबर 1, और हमारे पास कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। तो एक का मतलब चल गया 2 नंबर लेने हैं
उनको ऐड करना है और आंसर को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। बस ये 3-4 स्टेप्स हमने इसमें करने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद इसका एनालिसिस होता है। एनालिसिस में यही चीजें होती है कि उसको ब्रेक डाउन कर लें, सिंपलर जो पार्ट्स हैं उसमें कर लें। अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो दूसरा स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो आपके पास है एल्गोरिदम बनाना। ठीक है, जो एल्गोरिदम है दैट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसका क्या मतलब है, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसको एनालाइज कर लिया कि यार उसमें ये काम हमने करना है, अब उस प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिखना है। अभी हमने कोडिंग नहीं की, तो एल्गोरिदम क्या मतलब है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो जो स्टेप 1 है वो हमेशा आपका स्टार्ट होगा कि हम एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट का मतलब ये है, अब देखिए हमने 2 नंबर यूजर से लेने हैं या 2 नंबरों को खुद ही इनिशियलाइज कर लें, ये मेंशन नहीं है। अगर लिखा होता टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर्स एंड ऐड देम, तो फिर हम क्या लिखते, यहां पर स्टार्ट में यानी स्टेप 1 के अंदर में, यानी अब देखिए ना स्टेप 1 स्टार्ट है तो मतलब है आपका पहला स्टेप हमने यहां पर लिखना है। तो लेट्स सपोज आपके पास 2 नंबर है, हम लिख देते हैं लेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 5। इसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी, a में 2 डाल दिया, b में 5 डाल दिया। ये देखिए मैंने खुद ही इनिशियलाइजेशन कर ली यहां पर, या हम ये कह सकते थे टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर्स a एंड b, ऐसे भी कर सकते थे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका क्या होना चाहिए, जो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 2, वो क्या होगा, 2 नंबर आपके पास आ गए, इनको ऐड करना है। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो बेसिकली हमने क्या करना है, a प्लस b, और आंसर को भी कहीं स्टोर करना होगा ना, और उसके लिए हम c वेरिएबल बना लेते हैं। ये हमारी प्रोसेसिंग का दूसरा स्टेप हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या होना चाहिए, स्टेप नंबर 3 होगा कि रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे डिस्प्ले द रिजल्ट, ये आपका स्टेप 3 हो गया। और स्टेप 4 क्या हो गया, बस हमारा खत्म हो गया काम, तो हम इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे या इसको एंड कर देंगे। ठीक है, तो स्टॉप का वर्ड आप यूज कर लें या एंड का वर्ड यूज कर लें। तो ये हमने एल्गोरिदम बना दिया। पहले स्टेप में हमने स्टार्ट किया, 2 नंबरों को इनिशियलाइज कर दिया, ये वर्ड लिख देता हूं इनिशियलाइज। जब वेरिएबल्स को हमने वैल्यूज असाइन कर दी उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। या यहां पर लिखें टेक 2 नंबर्स इनपुट फ्रॉम यूजर्स a एंड b। ठीक है, और अगले स्टेप में क्या करना है, a और b को ऐड करके रिजल्ट को क्या कर देना है, स्टोर कर देना है, और फिर क्या करना है, रिजल्ट को डिस्प्ले कर देना और फिर स्टॉप कर देना है। अब इसी का हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो जो आपके पास जो थर्ड स्टेप होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो क्या होता है, फ्लो चार्ट। क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है, हमने कोडिंग करनी है, और कोडिंग अभी हमने सीखी नहीं है, हम तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे हैं। तो अगर आपने एल्गोरिदम बना लिया, उसी एल्गोरिदम को हमने मॉड्यूल्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख देना है। फ्लो चार्ट एक्चुअली बेसिकली एक आपके पास ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होती है, डिपिक्शन होती है, कह सकते हैं ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ एल्गोरिदम। जो एल्गोरिदम बनाया उसको हमने ग्राफिकल फॉर्म में लिख देना, ये फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट में कुछ ब्लॉक्स होते हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूं। एक ब्लॉक हमारे पास होता है ओवल, ठीक है, ये होता है ओवल। इसका काम क्या होता है, स्टार्ट करना और एंड करना या स्टॉप करना। यानी फ्लो चार्ट जब हम बनाएंगे ना, उसको अगर हमने स्टार्ट करना हो, जिस तरह यहां पर देखें स्टेप 1 में हमने स्टार्ट लिखा और साथ हमने नंबरों को इनिशियलाइज भी कर लिया था। खैर आप अलग से स्टेप बनाकर उसमें भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो स्टार्ट स्टॉप करने के लिए ओवल हमारे पास शेप यूज होती है। उसके बाद एक शेप होती है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल लिख देता हूं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का काम क्या होता है, जब भी हमने कोई प्रोसेसिंग करनी हो, फॉर एग्जांपल यहां पर हमने 2 नंबरों को क्या किया, प्लस किया या सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया, कुछ भी एक एक्सप्रेशन आपने लिखनी है जिसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो, यानी कोई प्रोसेसिंग हमने करनी है। प्रोसेसिंग मतलब है कोई चीज कंप्यूट करनी है, कैलकुलेट करनी है, तब हमने रेक्टेंगल वाली ब्लॉक को यूज करना है। एक किस्म होती है पैरालेलोग्राम। अब पैरालेलोग्राम जो है, ये थोड़ी सी ऐसे करके एंगल के साथ है, ये है पैरालेलोग्राम, ठीक है। तो पैरालेलोग्राम क्या होती है, पैरालेलोग्राम में जी आपका जब हमने इनपुट लेनी हो यूजर से या आउटपुट डिस्प्ले करनी हो स्क्रीन पर, तो इनपुट कीबोर्ड से भी ले सकते हैं, इनपुट ऑडियो भी हो सकती है, इनपुट इमेज भी हो सकती है, ठीक है। और आउटपुट क्या होती है, आपकी स्क्रीन हो सकती है और प्रिंटर हो सकता है फॉर एग्जांपल। तो जब हमने यूजर से इनपुट लेनी हो तो हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे,
और जब हम आउटपुट डिस्प्ले करेंगे तब भी पैरेललोग्राम यूज करेंगे। तो इनपुट आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट है डायमंड। तो ये जो डायमंड शेप है, ये डायमंड है, ये बहुत क्रूशल होता है। और डायमंड के लिए हम तब यूज करना है जब डिसीजन लेना हो। डिसीजन का मतलब जब फॉर एग्जांपल हाँ या ना में जवाब हो, जब यस और नो में जवाब हो, या जिस तरह हम कहते हैं ट्रू फॉल्स कहते हैं, जब आपके पास सिंपल दो ऑप्शन हो। हाँ जी, मैं पूछूं आपसे, आपने आज कॉलेज जाना है, आप कहें यस या आप कहेंगे नो, तो थर्ड कोई ऑप्शन नहीं होगा, तब हम डायमंड को यूज करेंगे। तो मैं दोनों जो एग्जांपल करा रहा हूं, पहले एग्जांपल में डायमंड यूज नहीं होगा, दूसरे में यूज होगा। अब हम बनाते हैं जी फ्लो चार्ट अपने एडिशन वाले प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे ओवल और लिख देंगे स्टार्ट। ठीक हो गया। ये फ्लो चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन लाजमी आता होता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो ये स्टार्ट कर दिया, यानी हमारा एल्गोरिथम हमने बना लिया था ना, अब उसके हिसाब से फ्लो चार्ट का पहला स्टेप है स्टार्ट ओवल बना दिया हमने। अब उसके बाद अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या नंबर आप यूजर से ले रहे हो कि सिंपली इनिशियलाइज कर रहे हो। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तो आप इनिशियलाइज कर रहे हो तो हम क्या यूज करेंगे, मैंने बोला रेक्टेंगल यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है उसमें सिंपली वैल्यूज हमने असाइन करनी है। अगर यूजर से लेने हैं तब हम क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम यूज करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर एल्गोरिथम में खुद ही बता दी वैल्यूज। तो हम क्या यूज करेंगे, यहां पर रेक्टेंगल यूज करेंगे। इस रेक्टेंगल में हम लिख देंगे a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 5। ये हमने क्या किया, ये हमने इनिशियलाइजेशन कर दी कि वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी, और ऐसे करके एरो लगाना है इन दो जो बॉक्सेस हैं उनको करेक्ट करने के लिए। हमने दो नंबरों को कर लिया इनिशियलाइज। अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक सी वेरिएबल बनाएंगे और सी इज इक्वल लिख देंगे a प्लस बी। और उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए मैंने क्या बोला, क्या यूज करना है, पैरेललोग्राम यूज करनी है हमने। तो पैरेललोग्राम में लिख देंगे डिस्प्ले या आउटपुट और सी लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी क्या पैरेललोग्राम, ये आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं। और लास्ट स्टेप क्या है, खत्म हो गई हर चीज, ओवल बना देंगे और यहां पर लिख देंगे स्टॉप या एंड लिख। तो ये जी आपका बन गया फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। लेट्स सपोज आपने यूजर से लेना होता तो फिर क्या चेंज होती, ये स्टार्ट ही रहता, यहां पर रेक्टेंगल की जगह क्या आ जाता, पैरेललोग्राम। तो हम लिख देंगे इनपुट टू नंबर्स a एंड b, बस ऐसे करके लिख देते पैरेललोग्राम के अंदर, और कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो इनपुट के लिए हमने क्या किया, पैरेललोग्राम यूज की, आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम यूज की, और प्रोसेसिंग के लिए क्या किया, रेक्टेंगल यूज की। तो ये एक प्रॉब्लम हमने किया जिसमें हमने दो नंबरों को ऐड कर दिया। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम से बता दिया कि उसका क्या मतलब है, फिर आपको कंप्यूटर की फॉर्म में, क्योंकि प्रोसेसर सारा काम करता है, प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल लॉजिक होता है, ALE होता है और मेमोरी होता है, क्योंकि जब यूजर कीबोर्ड से नंबर इंटर करता है वो मेमोरी में जाता है, मेमोरी से प्रोसेसर में आएगा, और प्रोसेसर फिर बेसिकली ALU को बोलेगा कि भाई आप इसको ऐड करके रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर कर दो, और वहां से रिजल्ट होता हुआ स्क्रीन पर आ जाएगा। और फिर मैंने आपको क्या बता दिया, एल्गोरिथम बता दिया, और एंड पर आपको फ्लो चार्ट बना दिया। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल 2 करने लगे हैं, और एग्जाम्पल 2 है कि हम दो नंबरों को कंपेयर करेंगे, यूजर से दो नंबर लेंगे और फिर बताएंगे उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। जो बड़ा नंबर है वो हमने बताना है। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 होगी। और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा जो कि आपने करनी होगी, जिसमें एल्गोरिथम भी बनाएंगे और साथ फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर्स एंड डिस्प्ले द लार्जर नंबर, यानी यूजर से दो नंबर लेने हैं और उनमें से जो लार्जर नंबर है उसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। अब इसमें आप देखें कि इसमें हम अगर एनालिसिस करें, आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को, तो इसमें भी दो नंबर यूजर से इनपुट ले रहे हैं, नंबर 1, और लार्जर नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले इसका एल्गोरिथम बनाते हैं। तो एल्गोरिथम में जो स्टेप 1 होगा हमारा, वो क्या होगा, स्टार्ट। ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, आप अकेले स्टेप में भी ये काम कर सकते हैं और स्टेप 2 में कर सकते हैं। हमने दो नंबर यूजर से रीड करने हैं, हम लिख देंगे रीड 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर, या इनपुट 2 नंबर ले सकते हैं, और दो नंबर क्या है, ए बी दो नंबर्स हैं। लेट्स सपोज एक केस हम ले लेते हैं कि जब यूजर ए की वैल्यू बड़ी डालता है और बी की वैल्यू छोटी डालता है, और दूसरा केस ले लेते हैं जब यूजर ए की वैल्यू 2 डालता है और बी की वैल्यू
5 डालता है। अब ताकि थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है, वो हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे जब दोनों नंबर बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इसने हमें बोला है कि लार्जर नंबर प्रिंट करना है। जब दोनों नंबर बराबर होंगे तो लार्जर नंबर तो उसमें होगा ही नहीं, इसी वजह से मैंने सिंपल 2 केसेस ले लिए हैं। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? स्टेप 3 में हमने ये करना है कि हमने कंपेयर करना है दो नंबर्स को। अब कंपैरिजन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? या ग्रेटर देन ऑपरेटर होता है या लेस देन होता है। अगर हम ये करें a ग्रेटर देन b, तो अगर a b से बड़ा हुआ यानी इस केस में, तब ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर इस केस में देखें a 2 है b 5, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम डायमंड यूज करेंगे जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप दोनों में से जो मर्जी ले लें। तो हम लेट्स सपोज लेते हैं इफ। तो इफ बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन है क्योंकि हम यूज कर रहे हैं कंडीशन चेक कंपेयर करने के लिए। इफ a इज ग्रेटर देन b, यानी अगर a की वैल्यू जो यूजर ने डाली वो बड़ी हुई b से, यानी a की वैल्यू लेट्स सपोज 5 है, b की वैल्यू 2 है, तो a b से ग्रेटर है, देन प्रिंट लिख देते हैं प्रिंट a प्रिंट का मतलब जो बड़ा नंबर है उसको प्रिंट कर रहे हैं। या आप प्रिंट ये भी कर सकते हैं a इज ग्रेटर देन b। ठीक हो गया। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा? अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लेट्स सपोज यूजर ने डाला 2 a की वैल्यू और b की वैल्यू डाली 5, क्योंकि 2 5 से बड़ा नहीं है, छोटा है। तो ये क्या है? 2 5 से बड़ा कह रहा है, 2 ग्रेटर देन 5, तो ये कोई गलत स्टेटमेंट है ना। ठीक है, बिकॉज 2 इज लेस देन 5। तो जो ये स्टेटमेंट होती है ग्रेटर देन, लेस देन, जो ये वाले ऑपरेटर्स होते हैं, ये आपको इधर ट्रू और फॉल्स देते हैं। एक वक्त में एक चीज होगी, या ट्रू या फॉल्स। अगर ये a की वैल्यू 5 थी, b की वैल्यू 2, तब ट्रू था, तो हमने a को प्रिंट कर दिया। जब a की वैल्यू 2 होगी और b की 5, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो तब हम यहां पर क्या कर देंगे? प्रिंट, इसको लिखते हैं एल्स। याद रखें इफ, देन और एल्स। इफ का मतलब कंडीशन टेस्ट हो रही है, अगर ट्रू होगी फिर देन में जो नंबर होगा वो प्रिंट होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तब ये देन वाला नहीं चलेगा, बल्कि एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब इसमें हम b को प्रिंट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी आपके लिए होगा, जिसने पहले ICS नहीं पढ़ा उसके लिए। ये देखें, बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, इफ हमने दो नंबरों को कंपेयर किया, इफ a ग्रेटर देन b। फॉर एग्जांपल a में वैल्यू पड़ी थी 5 और b में पड़ी थी 2, तो हमने किसको प्रिंट करना है? हमने प्रिंट करना है बड़े नंबर को। देखें, a में 5 पड़ा है, b में 2, 5 2 से बड़ा, यस ट्रू। तो ट्रू में आप प्रिंट कर देंगे, इधर मैंने देन लिखा था, ठीक है, देन। लेकिन अगर ये कंडीशन फेल हुई, फेल कैसे होगी? अगर a में 2 पड़ा हो और b में 5 पड़ा हो, तो फिर तो नहीं चलेगी ये कंडीशन, फिर उसमें एल्स वाला पार्ट चलता है। अगर ट्रू होगा तो देन वाला पार्ट, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट। तो एल्स में हम किसको प्रिंट कर रहे हैं? b को प्रिंट कर रहे हैं। यानी अगर हमारे पास ये वैल्यू हो जाए, a में 2 पड़ा है, b में 5 पड़ा है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करें, चेक करें जी, इफ क्या 2 5 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। ये क्या हो गई? फॉल्स। तो फॉल्स में फिर देन वाला पार्ट नहीं चलता, बल्कि एल्स वाला पार्ट चलता है। और ट्रू में क्या था? a में 5, b में 2, 5 2 से बड़ा, यस ट्रू। तो ट्रू में ये वाला देन वाला पार्ट चलेगा, एल्स वाला पार्ट नहीं चलता। इस वजह से एल्स वाले पार्ट को स्टेप 4 मैंने लिख दिया, और स्टेप 5 में हम क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे या एंड कर देंगे। ये आपका हो गया एल्गोरिदम, इन दो नंबरों को कंपेयर करके जो लार्जर है उसको प्रिंट करने का। अब हम बनाते हैं इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाएंगे जी इस प्रॉब्लम का। वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ओवल में लिखेंगे स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद आपने यूजर से 2 नंबर लेने हैं या रीड करने हैं कीबोर्ड से। तो मैंने क्या बताया था? पैरेललोग्राम को हम यूज करेंगे। यहां पर लिख देंगे रीड AB, या लिख सकते हैं रीड 2 नंबर्स AB। अब नंबर XY ले लें, AB ले लें, num1 num2 ले लें, वो आपकी मर्जी है। ये 2 नंबर रीड हमने कर लिए। अब अगला काम क्या करना है? यहां पर एरो लगा दें 2 को करेक्ट करने के लिए। अगला काम हमने करना है कि इन दोनों को कंपेयर करना है, A और B को। तो कंपैरिजन के लिए मैंने क्या बोला था? हम डायमंड शेप का ऑपरेटर यूज करेंगे, डायमंड शेप यूज करेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे A ग्रेटर देन B और आगे क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा? क्योंकि या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब हम कहते हैं इफ क्या A B से बड़ा है, तो क्वेश्चन मार्क होता है, यस या नो। अब इसमें 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब देखें, अब आपकी मर्जी है, आप इधर से निकालना चाहें, इधर से निकालना चाहें, जहां से आप करना चाहें वहां से कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज यहां पर अगर ट्रू होता है ना, तो ये दाएं तरफ है, तो मैंने यहां पर लिख दिया यस ट्रू, और यहां पर लिख दिया नो मींस फॉल्स। दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है।
लेट्स सपोज ए में 5 है, बी में 2 है, या ए में 2 है, बी में 5 है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली आपने रीड किया कीबोर्ड से 5 2, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमने किसको प्रिंट करना है? अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमने प्रिंट करना है जी ए को, क्योंकि ए बी से बड़ा है। तो प्रिंट का मतलब है कि हमने इसको डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर, तो उसके लिए पैरेललोग्राम हम यूज करेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे प्रिंट क्या ए। और अगर ये फॉल्स हुआ, ये कंडीशन हुई, तो 2 देखें 5 से छोटा है, फॉल्स हो गया। क्या लिखा है? क्या 2 5 से बड़ा है? नहीं। तो इधर आएंगे और यहां पर हम किसको प्रिंट करेंगे? हम बड़े को प्रिंट करेंगे, क्योंकि इसमें बी बड़ा है। तो लिख देंगे प्रिंट बी। यानी अगर ट्रू है तो ए को प्रिंट कर दिया, और फॉल्स है तो बी को प्रिंट कर दिया, पैरेललोग्राम यूज किया। फिर इन दोनों को मिलाकर इसके बाद हमने क्या काम करना है? इसके बाद हमने स्टॉप करना है। तो स्टॉप के लिए आप फिर ओवल फिर यूज कर लें, या इसमें स्टॉप भी लिख सकते हैं, इसमें आप एंड भी लिख सकते हैं। तो ये जी मैंने बना दिया फ्लो चार्ट इस सेकंड एग्जांपल का, जिसमें 2 नंबरों की कंपैरिजन करके हम लार्जर को डिस्प्ले कर रहे हैं। क्योंकि यहां से या हम इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये वाली इनपुट होती है, तो फिर हम इसका फ्लो क्या होगा? इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे और एंड हो जाएंगे। अगर ये फॉल्स होती है तो यहां से इधर आएंगे और एंड हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 2 डिटेल्ड एग्जांपल करा दी कि जो 2 नंबर्स थे उनको कैसे कंपेयर किया जाता है और ग्रेटर को कैसे प्रिंट किया जाता है। अब इसका मैं आपको बता देता हूं, जो इसका होमवर्क आप लोगों का है। होमवर्क बताने से पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने पढ़ी थी वो देख लेते हैं। देखिए जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 किस्म की होती हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो 2 होती हैं। एक को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस और एक को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, 2 होते हैं, एक लो लेवल होती है और एक हाई लेवल। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, वो ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के करीब तरीन होती है। इसमें आपके पास एक मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज कहते हैं जो 1 0 के 1 की फॉर्म में हो, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी को डाटा रीड करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। तो ये आपके पास मशीन लैंग्वेज होती है। एक हमारे पास होती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, क्या होती है जी? असेंबली लैंग्वेज। ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, और आगे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर के बाद 3rd या 4th में आप पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज एक्चुअली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, मशीन कोड के अंदर, और फिर कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करता है। तो नॉर्मली जॉब वाइज इनका स्कोप ना होने के बराबर है। यानी आप कह सकते हैं 99% जॉब्स इनकी नहीं होती, हाई लेवल लैंग्वेज की होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कि ह्यूमन रीडेबल है, यानी ह्यूमन इसको आराम से समझ सकते हैं। ह्यूमंस के लिए ये समझना तो इम्पॉसिबल है, और ये भी काफी मुश्किल है, कम्प्लेक्स है। ऑल्दो इसका कोर्स भी आप करेंगे, वहां पर आप कंप्लीट असेंबली लैंग्वेज करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज में जो सबसे मोस्ट कॉमनली आजकल यानी पिछले 5 साल का एनालिसिस किया जाए तो पाइथन जो है वो नंबर 1 लैंग्वेज आपकी है। अगर आपने पाइथन सीख ली, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसका सिंटैक्स बहुत आसान है, और इसकी जॉब में बहुत ज्यादा वैल्यू है। यानी इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं पाइथन की। अगर आपने डाटा एनालिटिक्स करना है, एआई करनी है, मशीन लर्निंग करनी है, तो पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग लैंग्वेजेस इन द लास्ट 5 years, और आगे आने वाले दौर में भी इसकी सबसे हाई डिमांड है। तो ये नंबर 1 लैंग्वेज है जो आपको सीखनी है। नंबर 2 जो जावा है, तो जावा का एक होता है जावा स्क्रिप्ट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेब डेवलपमेंट की बैकबोन है ये लैंग्वेज। और नंबर 3 सी प्लस प्लस। ऑल्दो सी प्लस प्लस जो है ये भी बहुत एक यूनिवर्सल जो लैंग्वेज है, बहुत यूज होती है गेम डेवलपमेंट के अंदर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक आपका क्रोम है, आपके वेब ब्राउजर्स हैं, वो इससे मिलकर बने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इससे मिलकर बना है। जो वीडियो गेम्स हैं वो भी सी प्लस प्लस से ही बनी है, और उसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। लेकिन ये 3rd मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि आपने लर्न करनी है। ऑल्दो इसके अलावा आप देखिए सी शार्प है, ठीक है, वो भी आप सीख सकते हैं। सी शार्प इसको ऐसे भी लिखते होते हैं, और भी बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस हैं जो कि आप सीख सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज का पर्पस ये होता है कि वे ह्यूमन के करीब होते हैं, ह्यूमंस उसको आराम से कोड कर सकते हैं, फिर वो कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, और फिर मशीन कोड के अंदर, फिर कंप्यूटर उसको रीड करता है। तो ये हमारा हो गया आज का लेक्चर। अब हम चलते हैं जो आपकी असाइनमेंट होगी या आपका होमवर्क होगा। ठीक है जी, ये होमवर्क और असाइनमेंट आपने खुद करनी है। तो ये जी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का जो लेक्चर 1 हमने किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी एक्सरसाइजेज हैं। आपने क्या करना है, इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स का एल्गोरिदम लिखना है और फ्लो चार्ट को ड्रा करना है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से मुश्किल हैं कंपेयर टू जो क्वेश्चंस हमने अभी
कवर किए हैं और इसको देने का मकसद ही यही है क्या, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। आपने ये नहीं करना कि सबसे पहले किताबें खोल लेनी है और या इंटरनेट ओपन कर लेना और फिर लिखना शुरू कर देना है, फिर इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ने वाली। मैं लिखा है यूज योर ओन थिंकिंग फर्स्ट, सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स एंड देन चेक फॉर द सॉल्यूशन। जब सारे कर लें, फिर ये नहीं करना कि एक करके फिर उसको देखना है कि ठीक है कि नहीं, अब सारे करें। तो यहां पर क्या करना है, आपने सम भी फाइंड करना है, प्रोडक्ट भी फाइंड करना है और एवरेज लेनी है 5 नंबर्स की। अब ये 5 नंबर्स आप इजीली इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। यूजर से बेशक नाम लें, आप लिख दें a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 5 और e इज इक्वल टू 6। ये 5 नंबर्स हैं, इनका सम करना है। सम का मतलब a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e और आंसर को किसी और नंबर में लेट्स सपोज x में स्टोर कर दें। प्रोडक्ट करना है तो y में स्टोर कर दें, a इंटू b इंटू c इंटू d इंटू e। और फिर एवरेज भी लेनी है। एवरेज कैसे लेते हैं, जो सम लिया मैंने x उसी को डिवाइड कर देंगे कैसे, 5 से, तो एवरेज आ जाएगी। तो इसका आपने एल्गोरिदम बनाना है और फिर फ्लो चार्ट बनाना है। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर, यानी अब आपके पास 3 नंबर है a b c और अनइक्वल है। तो पीछे भी हम अनइक्वल नंबर पढ़े थे हमने, a और b, वो मैंने करा दिया, फिर आपने ये खुद करना है। इसमें कंपेयर करना है कि बड़ा नंबर वो होगा, फॉर एग्जांपल अगर a बड़ा है ना तो a b से भी बड़ा होना चाहिए और c से भी बड़ा होना चाहिए। इसी तरह आपने b पर भी कंडीशन लगानी है एंड सो ऑन। एक्सेलरेशन फाइंड करना है मूविंग ऑब्जेक्ट का ऑफ गिवन मास लेट्स सपोज m है, फोर्स F है, तो आपने a निकालना है। फार्मूला बड़ा मशहूर है, F इज इक्वल टू ma, यहां से आपने a निकालना है, तो बाकी आप खुद देख लें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब अगर क्यूब आपने बनाना है तो क्यूब का अगर आपने वॉल्यूम लेना है तो वो आप कैसे लेते हैं, आप उसकी लेंथ ले लें, ठीक है। तो इसमें अगर आप लेंथ ले लेंगे तो v इज इक्वल टू क्या होता है, l का क्यूब फॉर एग्जाम्पल। इसमें हम लेंथ, ब्रेड्थ और विड्थ नहीं ले रहे, हम अज्यूम करें सारे क्यूब जो है यूनिफॉर्म है, तो इस तरह आप कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ हाइट एंड बेस आर गिवन। देखो अगर आपके पास फार्मूला होता है हाफ b इंटू एच, ठीक है, ये बेस है और ये हाइट है। अगर ये ट्रायंगल भी आपके पास है तो इसका मतलब है आपको ये हाइट गिवन है और ये बेस आपको b गिवन है, तो ये फार्मूला लगाकर आप ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं। अब ये देखें, ये आपने रीड मार्क्स, ये मार्क्स लिखे हुए हैं और लेटर ग्रेड को प्रिंट करना है। अगर यूजर इंटर कर रहा है, देखें इसमें डायमंड यूज होगा, अगर इस रेंज के अंदर वो नंबर है तब प्रिंट आपने A1 करना है, अगर इस रेंज में नहीं है, इस रेंज में है, तब आपने ये प्रिंट करना है, इस रेंज में ये प्रिंट करना है। तो इसमें एक से ज्यादा कंडीशन लगती हैं। तो अगर सूडो कोड में देखें, जिस तरह मैंने बताया, इफ अगर एक कंडीशन ये है a ग्रेटर देन b और इक्वल टू भी ले लेते हैं, तब मैंने कहा था अगर ये ट्रू हो तब आप प्रिंट करें देन और प्रिंट कर लें a। अच्छा, अब अगर मल्टीपल कंडीशन है तो आप इसके लिए यूज करते हैं एल्स इफ, ठीक है, इकट्ठा, जब 2 से ज्यादा कंडीशन हो। अब लेट्स सपोज अगर ये है तो इसमें आप लिख दें a लेस देन b, उसको प्रिंट करें देन प्रिंट b को प्रिंट करें। और थर्ड अगर इक्वल हो तो उसमें लिख दें एल्स, तो एल्स में ऑटोमेटिकली इसका मतलब है प्रिंट नंबर्स आर इक्वल, तो यहां पर इक्वल को हम प्रिंट कर लेंगे। ये मैंने 2 नंबरों की तरतीब बता दी। जब 2 से ज्यादा केसेस हों, अगर आपके पास कोई 3 नंबर हैं या ये देखें ज्यादा यहां पर हैं, तो इसमें आप एल्स इफ लगाकर जब आप यूज करेंगे ना एल्गोरिदम, उसमें एल्स इफ जितनी कंडीशन आती जाती है एल्स इफ, और जो लास्ट वाली कंडीशन हो उसको एल्स में डाल दें कि भाई अगर ये ट्रू है तो फिर ये प्रिंट कर देंगे, अगर ये ट्रू नहीं है फिर इसको चेक करें, ये नहीं है फिर अगले एल्स इफ को चेक करें, ये नहीं है फिर अगले को चेक करें, और फिर एंड वाले को एल्स में आप डाल दें। ठीक है, ये थोड़ा बहुत मैंने आपको हिंट दे दिया। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर। अब एक नंबर लिया यूजर से 2 और उसका ये बेस लिया और इसकी पावर भी लेनी है, लेट्स सपोज इसकी पावर 3 आप लेते हैं, ये इसका एक्सपोनेंट है और ये आपके पास क्या है, बेस है। 2 नंबर लेने यूजर से और आंसर क्या रिटर्न करना है, 8। इसी तरह अगर बेस 3 है, एक्सपोनेंट 2 है, तो आंसर क्या रिटर्न करना चाहिए, 9। तो इसका आपने एल्गोरिदम फ्लो चार्ट बनाना है। अब आपने ये और नंबर प्रिंट करने हैं 1 to 100। आपके पास पता है कि 1 मिनिमम नंबर है, 100 मैक्सिमम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना है, सबसे पहले प्रिंट, तो जब प्रिंट हो तो पहला नंबर 1 हो, उसके बाद इसमें 2 का इंक्रीमेंट करने जाना है। लेट्स सपोज अगर ये नंबर x है तो x में आपने क्या करना है 2, और x किसके बराबर होगा, शुरू में 1 के बराबर होगा। पहले 1 प्रिंट करेंगे, फिर x + 2 यानी 1 + 2 3 आएगा, फिर 5 आएगा एंड सो ऑन। ये नंबर आपने प्रिंट करने हैं और प्रिंट ऐसे करने कि स्पेस आए, पहला आए फिर 3 आए फिर 5 आए एंड सो ऑन। ठीक हो गया। प्रिंट द फॉलोइंग सीक्वेंस नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर। देखें 27 है, 24, 23, इसमें आप देख रहे हैं जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है, ये सोच के।
अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम 10 है, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। तो इसका मतलब है हमने किस नंबर से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। और आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर वो नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है 2 के साथ। वो 2 को किसी नंबर में पुट कर ले, फॉर एग्जांपल आप n में पुट कर ले, k में पुट कर ले, और फिर उसको इंक्रीमेंट करते जाना है। तो इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, k इज इक्वल टू k प्लस 2, और फॉर एग्जांपल k में स्टार्ट में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब इस k को हमने कहां पर सम करना है, सम के लिए आपको एक वेरिएबल लेना होगा, फॉर एग्जांपल ये सम ही ले लें। तो सबसे पहले सम में क्या रखना है हमने, 0। फिर आपने इस k को इस सम में क्या करना है, ऐड करना है, यानी सम इज इक्वल टू सम प्लस k। ऐसे करेंगे, k की वैल्यू 2 होगी, सम की वैल्यू 0, तो आपके पास हो जाएगा 0 प्लस 2 विच इज 2। नेक्स्ट टाइम k की क्या वैल्यू होगी, 4 होगी, फिर 2 प्लस 4 देखें इस तरह आपका ऐड होता जाएगा और एंड पर एक नंबर आपके पास हो जाएगा। वो जो अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला होता था, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 है, लास्ट टर्म 100 है, और टोटल टर्म्स कितनी है, 50 है। तो इस तरह आपका वो आंसर आना चाहिए। प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल आप यूजर से कोई नंबर लें, लेट्स सपोज आप नंबर लेते हैं 5, ठीक है। अब टेबल कैसे प्रिंट करना है, टेबल ऐसे होना चाहिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, यानी 5 1s are 5। अब ये जो नंबर है ना, ये काउंट है, तो टेबल को कहां तक काउंट करना है आपने, ये वो नंबर है जो यूजर इंटर करेगा। इस तरह 5 2s are 10 एंड सो ऑन, 5 10s are 50। तो 10 तक आप इसको कर लें। ये नंबर है जो यूजर इंटर कर रहा है, और ये टेबल आप इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं 2 से, एंड सो। कन्वर्ट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब ये फार्मूला इसका क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है 5/9 इंटू F माइनस 32। F आपकी इनपुट है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और C आउटपुट है सेल्सियस में टेम्परेचर। यानी बेसिकली ये हम F इनपुट दे रहे हैं और C आउटपुट आपके पास है इस टेम्परेचर की, और ये आपकी प्रोसेसिंग यहां पर हो रही है। और लास्ट है फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर फाइंड करना है। अब फैक्टोरियल आपको पता है कि लेट्स सपोज n का फैक्टोरियल का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन अप टू 3 to 1। इन सब को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक याद चीज याद रखें, 0 का फैक्टोरियल लें या 1 का फैक्टोरियल लें तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपने 2 का फैक्टोरियल लेना है तो उसको 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1, आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह 3 का जो फैक्टोरियल है वो कैसे निकलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा, 6। 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये नंबर यूजर डाल रहा है, इंटर कर रहा है यूजर नंबर, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा, 24, एंड सो ऑन। तो लेट्स सपोज अब आपका ये वाला जो फ्लो चार्ट है, ये एल्गोरिथम आपने इसी तरह बनाना है कि 3 का फैक्टोरियल हो और मैकेनिज्म ऐसे चले, पहले 3 2 से मल्टीप्लाई हो, फिर 1 से मल्टीप्लाई हो, और आंसर भी आपने स्टोर करना है। उसके लिए आप फैक्ट एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें आंसर स्टोर हो, और आंसर कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसको 1 से इनिशियलाइज आप कर लें। आप अपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हैं, लेट्स सपोज 3 इंटर किया यूजर ने, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दें 1 इंटू 2 इंटू 3, ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, फिर भी 6 आएगा। अगर 4 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में भी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, ये आपकी मर्जी है। और समहाउ आंसर अपडेट हो, यहां पर ये जो 1 लिखा हुआ है, जब हम 4 फैक्टोरियल करें तो ये 1 आपका चेंज होके एंड पर क्या हो जाएगा, 24। इस तरह मैकेनिज्म हो, 1 इंटू 2 ये 2 हो जाए, फिर 2 इंटू 3 ये 6 हो जाए, 6 इंटू 4 24 हो जाए। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, और मैंने कोशिश की है कि आपको पहले समझाऊं कि एल्गोरिथम क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। अगर आपने पाइथन सीखनी है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है, C# सीखनी है, C++, अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो जाएगी ना, आपको पता चल जाएगा, अच्छा मैंने इसको इस तरह ब्रेक डाउन करना है, सबसे पहले ये स्टेप करना है, फिर ये, फिर ये, फिर इनको कनेक्ट करना है आपस में, और फिर कोड करना है, तो फिर इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। और ये खुद ट्राई करें आप, और कोई चीज समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में पूछें मुझसे, ठीक है। आप इसका सर्च सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरनेट से। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो ChatGPT एक सॉफ्टवेयर है, वो भी काफी हेल्प करता है आपको, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इतना अच्छा नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, कोड शोड करना है, तो उसके लिए ये सही काम कर लेता है। तो कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।